I welcome you all in this class। इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं वो है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, फिर हम उन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जीडीपी और वेलफेयर है उसका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है, या फिर जो रियल जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो रियल जीडीपी है उससे हम नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं, या नॉमिनल जीडीपी अगर दिया है तो रियल जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या जैसे जीएनपी डिफ्लेटर हम कैसे निकाल सकते हैं, और साथ में जैसे ग्रीन जीएनपी क्या चीज़ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट नॉमिनल जीडीपी। Nominal GDP is calculated by using the formula quantity into current prices। आपने जब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो उस समय आप क्वांटिटी को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? करंट प्राइसेस से। करंट प्राइसेस मतलब करंट ईयर प्राइसेस। जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं उसको ही हम करंट प्राइसेस कहते हैं। इसलिए इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को मॉनेटरी जीडीपी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके कई सारे नाम हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि नॉमिनल जो जीडीपी है, क्योंकि जब हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये है कि अगर हमें नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू को बढ़ाना है तो दोनों में से एक बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए या प्राइस बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ प्राइस ही बढ़ रही है, तो प्राइस के बढ़ने से भी आपका जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो प्राइसेस डबल हो गई, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो आपका नॉमिनल जीडीपी शो होगा कि वो डबल हो गया है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के डबल होने से क्या कोई लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में कोई सुधार आएगा? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जब तक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो फिर लोगों का वेलफेयर कहाँ से बढ़ेगा? इसलिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज विद द इंक्रीज इज प्राइसेस ओनली। ये सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने से भी बढ़ सकता है, इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। कि भले ही चाहे प्रोडक्शन में कोई भी वृद्धि ना हुई हो, लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो नेचुरली है कि नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। और नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू बढ़ने से जो आपका वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई अच्छा नहीं होगा उसकी वजह से। सो इट इज़ नॉट गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। कि इससे लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि सुधार तो तभी होगा जब जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बढ़ती हैं। सो इसलिए So let us discuss about the real GDP now. How do we calculate the real GDP? रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट प्राइसेस, या कांस्टेंट प्राइसेस को हम क्या कहते हैं? बेस ईयर प्राइसेस। तो जब हम बेस ईयर प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आता है इसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब कांस्टेंट प्राइसेस के बेस पर जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, दिस इज नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और ये जो आपका रियल जीडीपी है ये तभी बढ़ता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है।
क्योंकि प्राइसेस तो यहाँ पर कांस्टेंट रहती हैं। तो इसलिए रियल जीडीपी का जो वैल्यू है वो तभी बढ़ेगा, उसमें वृद्धि तभी आएगी जब प्रोडक्शन लेवल में वृद्धि हुई होगी। और प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ा होगा तो जो आपका रियल जीडीपी है वो भी नहीं बढ़ा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ओनली, कि जब तक प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती है तब तक आपका रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगा। सो इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब जो रियल जीडीपी है वो गुड मेजर है वेलफेयर ऑफ पीपल का। मतलब कि देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है मतलब लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उससे बेहतर होगा, उसमें सुधार आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ द गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि क्या रियल जीडीपी गुड इंडिकेटर है वेलफेयर का? तो ऑफ कोर्स है, मतलब आंसर है यस, रियल जीडीपी इज़ द गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो फिर नेचुरली है कि आपका जो वेलफेयर लेवल है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है इकोनॉमी में। और अगर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। तो ज़्यादा चीज़ें होंगी लोगों के पास, चॉइस मेकिंग ज़्यादा होगी और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होंगे, तो नेचुरली है उससे उनका वेलफेयर बढ़ेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट रियल जीडीपी इज द गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रियल जीडीपी इज गुड इंडिकेटर ऑफ मेजर ऑफ वेलफेयर। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार इसको मैं रिकैप कर देता हूँ कि जो रियल जीडीपी है वो वेलफेयर को मापने का एक सही तरीका है। क्योंकि रियल जीडीपी तभी बढ़ता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा होगा, लोगों की इनकम बढ़ी होगी, और उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर भी बढ़ी होगी। तो इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होता है, उनकी वेलफेयर बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल जीडीपी है वो गुड इंडिकेटर है वेलफेयर लेवल का। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हो, मतलब कन्वर्शन कैसे करेंगे। अगर आपको मान लो नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, तो फिर उस समय आप रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए फार्मूला क्या है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, या इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को अगर आपने निकालना है तो आपको फार्मूला क्या यूज करना है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स। तो ये था आपका फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी। नेक्स्ट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपको रियल जीडीपी दिया हो तो उस केस में फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 100। सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। मतलब अगर आपको रियल जीडीपी दिया है, प्राइस इंडेक्स दिया है, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स होल डिवाइडेड बाई 100। दिस इज द फार्मूला। और अगर सपोज आपको ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की जगह कुछ और दिया हो, जो हम दूसरे नामों से इसको जानते हैं, सपोज नॉमिनल जीडीपी आपसे पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट जीडीपी एट करंट प्राइसेस इफ यू आर गिवन द
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस multiplied by price index whole divided by 100. So this is the formula for calculation of nominal GDP. Next one है GDP deflator. तो GDP deflator होता क्या है? GDP deflator जो है it is the ratio between GDP at current prices and GDP at the constant prices. मतलब GDP deflator नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी। या फिर इसको हम कैसे यूज करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाई 100 whole divided by GDP at constant prices. So this is the formula for calculation of GDP deflator. अब आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में ये जो अभी हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं, इसके बेस पर सीबीएसई एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं नॉमिनल जीडीपी से, या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी से, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे से, और इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। यहाँ इस एग्जाम्पल में आपको कमोडिटीज़ दी हुई हैं, बेस ईयर प्राइसेस भी दी हैं और करंट ईयर प्राइसेस भी दी हैं, क्वांटिटी भी दी हुई है। अब आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइसेस। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर प्राइसेस के साथ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को, और जबकि हमने रियल जीडीपी निकालना है तो उस समय हम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर प्राइस के साथ। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में ये ए से लेके जी तक आपको कमोडिटीज़ दी हैं, यहाँ बेस ईयर प्राइसेस दी हैं इन सभी कमोडिटीज़ की, और करंट ईयर प्राइसेस भी आपको गिवन है और क्वांटिटीज़ भी गिवन है। तो जैसा मैंने कहा नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो बेस ईयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। तो ये आपकी वैल्यूज आती हैं, और आप देखेंगे तो सम टोटल इसका ये वैल्यू आ रही है 7940। ऑन द अदर हैंड जो आपका रियल जीडीपी है, तो रियल जीडीपी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? आपने प्राइस यूज़ करना है बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी, और इन सब को ऐड करने पे ये आपका अमाउंट आ रहा है 5840। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन प्राइसेस में वेरिएशन है। जो बेस ईयर प्राइसेस हैं उसको हम कांस्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं, लेकिन करंट ईयर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, इसलिए आपका जो नॉमिनल जीडीपी है उसका वैल्यू भी ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्शन का वैल्यू सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज़ हुआ जो है आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि ये इंक्रीज़ हो गया है। तो क्या इसका वेलफेयर पर कोई असर पड़ रहा है? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसका वेलफेयर पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो नहीं बढ़ा है, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका रियल जीडीपी है वही गुड इंडिकेटर है वेलफेयर ऑफ द पीपल का, कि अगर आपको वेलफेयर निकालना है तो फिर क्या यूज़ करेंगे? रियल जीडीपी को हम यूज़ करेंगे।
So let us discuss about GDP and welfare. It is very important topic. जो रियल जीडीपी है उसको यूजुअली हम इंडेक्स ऑफ वेलफेयर के रूप में देखते हैं क्योंकि लोगों का जो वेलफेयर है वो तभी बढ़ता है जब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाए इकोनॉमी के अंदर। और जब इंक्रीज होता है रियल जीडीपी में तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट लेवल है वो बड़ा है, और आउटपुट लेवल के साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी बड़ा होगा, परचेजिंग पावर भी बढ़ी है इनकम बढ़ने से। तो इस तरह से एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रियल जीडीपी है उसकी वजह से जो वेलफेयर लेवल है वो सोसाइटी में बढ़ता है, जिसको हम जनरली सोशल वेलफेयर भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। कि बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहे तो आउटपुट लेवल के बढ़ने से जो वेलफेयर लेवल है वो भी बढ़ता है। इसीलिए हमारे देश में जो पॉलिसी मेकर हैं या जो प्लानर्स हैं वो जनरली जीडीपी ग्रोथ रेट पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट हायर होगा तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा, एपेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी, और उससे जो वेलफेयर लेवल है उसमें भी सुधार आएगा, उसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो रियल जीडीपी है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है सोशल वेलफेयर का। मतलब कहीं ना कहीं रियल जीडीपी जो है उसको अगर हम लोग ऐसा कहें कि इससे पूरी तरह से जो है वो आपका वेलफेयर लेवल बढ़ रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कई बार मान लो वेलफेयर लेवल बढ़ा है लेकिन वो रियल जीडीपी की वजह से रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं इसकी, क्यों इसका इम्पोर्टेंस कम होता है। सो इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल हो तो उसकी वजह से जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी, मतलब रियल जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी सोशल वेलफेयर बढ़ा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सपोज मान लीजिए इनकम कुछ ही लोगों की बढ़ रही है और बहुत बड़ा सोसाइटी का सेगमेंट ऐसा है जिसकी इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, या वो पहले की तरह ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो सोशल वेलफेयर है वो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देखते हैं आज भी देश के कई सारे हिस्सों में भूख की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरफ हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ है, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में है हमारा जीडीपी, लेकिन क्या उसका फ़ायदा सबको हुआ है? जीडीपी तो बढ़ा है, एपेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ी है, तो फिर नंबर ऑफ डेथ्स क्यों बढ़ रही है स्टारवेशन की वजह से? वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं है, वो सही नहीं है, इक्विटेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जो इनकम है वो बहुत कम है, उनका अपना जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो एक इसका ड्रॉबैक है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर सही हो तो नेचुरली है जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ेगा, क्योंकि सबको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। लेकिन अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है, तो रियल जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी जो आपका सोशल वेलफेयर है उसमें वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तो जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है ये भी ज़रूरी नहीं है मतलब कि वेलफेयर बढ़ा हुआ हो, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी डिपेंड करता है कि हमने जीडीपी में किस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन किया है, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन किया है। मान लीजिए कि जो जीडीपी बढ़ा है
उसमें जो वृद्धि हुई है वो डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से हो गई। तो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और उसकी वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ा है, तो उससे जीडीपी बढ़ गया। तो क्या सच में ही उससे जो हमारा वेलफेयर लेवल है वो बढ़ा है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि डिफेंस गुड्स के बढ़ने से सोसाइटी में जो डायरेक्ट वेलफेयर लेवल है लोगों का वो नहीं बढ़ता है। वो तो तब बढ़ेगा जब कंज्यूमर गुड्स कैपेबिलिटी बढ़ेगा, उनके पास चॉइस मेकिंग ज़्यादा बढ़ेगी, या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा ताकि हम कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। नो डाउट जो आपकी डिफेंस गुड्स है उनका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है कि हम अपने देश की सुरक्षा करें और उससे एक पीसफुल इन्वायरमेंट हमारे देश में बना रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिफेंस गुड्स है वो डायरेक्टली जो है वो सोशल वेलफेयर को प्रभावित नहीं करती है, डायरेक्टली इसका कोई कंसर्न नहीं सोशल वेलफेयर के साथ। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपका जीडीपी जो है वो डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा है, तो भी हमारा जो वेलफेयर लेवल ऑफ सोसाइटी है वो नहीं बढ़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रियल जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी हमारा सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जैसा आप जानते हैं आज भी हमारी जो रूरल इंडिया है, जो हमारा ग्रामीण भारत है, उसमें कुछ हिस्सों में, कई सारी जगहों में कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए अभी भी जो आपका बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है वो अभी चल रहा है। लोग जो हैं एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, या फिर मान लो किसी वर्कर को अपने यहाँ पे काम पे लगा रखा है, लेबर का काम उससे करवा रहे हैं और उसको जो पेमेंट करते हैं वो इन काइंड करते हैं अदर देन कैश, इंस्टेड ऑफ कैश। काइंड का मतलब उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट उसके बदले में दे देते हैं। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हैं ये तो एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी से बाहर हैं। मतलब जीडीपी का इससे क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन होता है, क्योंकि उन ट्रांजैक्शंस को तो हमने जीडीपी में लिया ही नहीं। तो उसकी वजह से आपका क्या रहता है, जीडीपी जो है वो अंडर एस्टिमेटेड रहता है, और इससे क्या होता है, इट रिमेन्स एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो देखिए अब जैसे हमने ये जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं देश के अंदर, नेचुरली है कि उससे जीडीपी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कोई कैलकुलेशन में नहीं है, तो रियल जीडीपी का एस्टिमेशन ही गलत है। तो जब एस्टिमेशन ही गलत है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वेलफेयर को सही तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है। सो देयरफॉर वी कैन से जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है उसकी वजह से भी जो रियल जीडीपी है वो उसका सही वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और वेलफेयर बढ़ने के बावजूद भी वो इंडिकेट नहीं हो रही है रियल जीडीपी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए रियल जीडीपी बढ़ गया, एपेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ गया, बहुत अच्छी बात होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ गई, सब कुछ बढ़ा, अच्छा हुआ सब, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ गई। अब प्रोडक्शन तो बढ़ गया, आउटपुट भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ा, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो है वो तो उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो हो सकता है कि पहले के मुकाबले जो पर हेड जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो कम हो गई हो या उतनी रही हो। तो क्या वेलफेयर बढ़ा है? वेलफेयर नहीं बढ़ा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। देखो आउटपुट से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ रही तो वेलफेयर कहाँ से बढ़ेगा। सो देयरफॉर वी कैन से कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है किस चीज़ के लिए, कि हम रियल जीडीपी को एज ए वेलफेयर इंडिकेटर ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? इट रेफर टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट पेइंग द प्राइस फॉर इट और पेनल्टी फॉर दैट। तो मतलब एक्सटर्नलिटीज क्या है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, जो इससे कंसर्न नहीं थे, जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कंसर्न ही नहीं है, जिन्होंने ना इसके लिए कोई प्राइस पे की है ना ही कोई पेनल्टी पे की है।
तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटी सीधी सी बात हुआ कि ये एक गुड और बैड इम्पैक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उन लोगों की लाइफ पर जो उस एक्टिविटी के साथ कंसर्न नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। और जो एक्सटर्नलिटी है ये दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं और दूसरी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। अब देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे सपोज आपके घर के आसपास कोई पब्लिक पार्क बन जाए। अब पब्लिक पार्क बन जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप उस पब्लिक पार्क में सुबह शाम जॉगिंग कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप अपना फ्री टाइम में बैठ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे होंगे तो अच्छी अच्छी प्योर ऑक्सीजन आपको वहाँ मिलेगी। बच्चों के साथ आप वहाँ पिकनिक मना सकते हैं। मतलब कितना सारे फायदे हो गए। जो भी उस पार्क के आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या उन्होंने उस पार्क को बनाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया है? क्या उन्होंने कोई पैसा दिया है उसके लिए? क्या किसी भी तरह से उससे कंसर्न थे? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने बना दिया पार्क। उससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया उनकी वेलफेयर पे। उनकी वेलफेयर बढ़ी है ना, उनकी लाइफ में उससे एक पॉजिटिव जो है चेंज आया है उसकी वजह से। तो क्या उसको हम कहीं पर भी जो है वो रियल जीडीपी में काउंट कर रहे हैं? क्या जो वेलफेयर बढ़ी है क्या उसको हम कहीं उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो? मतलब लोगों की लाइफ तो में तो सुधार आ रहा ना, उन लोगों की लाइफ में सुधार आ रहा है जो उससे कंसर्न नहीं थे। सो दिस इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड, सॉरी, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में जैसे कोई सोसाइटी की जो जो लोग हैं उनकी लाइफ में किसी एक्टिविटी का गलत प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ जो है उस फैक्ट्री से निकलने वाली जो पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से उनकी लाइफ में एक नुकसान हो रहा है। जैसे धुआं निकल रहा है तो उनकी लाइफ को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि जहाँ कहीं कोई एरिया है आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, अब इंडस्ट्री से तो धुआं भी निकलेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी निकलेंगे। तो वो जो वेस्ट हैं उनकी वजह से सराउंडिंग में लोग जो हैं उनकी लाइफ में उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है और धुएं से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है उस चीज़ की वजह से। क्या वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कहीं कंसर्न थे? नहीं, फिर भी उनकी लाइफ में उसका नुकसान हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटीज को जो है वो रियल जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। देखो, अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो फिर उससे वेलफेयर बढ़ा है, और अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है तो उससे वेलफेयर लेवल कम हुआ है। लेकिन एक्सटर्नलिटीज जो है वो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी। इसको हम रियल जीडीपी में कहीं पर भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो हाउ कैन वी से कि जो आपका जो रियल जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर होगा वेलफेयर का। सो आई मीन कि नो डाउट रियल जीडीपी का अपना इम्पोर्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रियल जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है। और उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से पॉइंट थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अगर सही इक्वल हो रहा है तो फिर वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं है या इक्विटेबल नहीं है तो वेलफेयर कम हो रहा है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी अगर सही नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीज़ें जो डायरेक्टली हमारी वेलफेयर को अफेक्ट नहीं करती हैं जैसे डिफेंस गुड्स, उनकी वजह से अगर बढ़ रहा है तो भी ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के द्वारा जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो रियल जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए ये भी एक तरह का लिमिटेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ जाना वो भी एक नुकसानदायक फैक्टर है, इसलिए ये भी
जीडीपी को एज इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर लेने में प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट था हमारा एक्सटर्नलिटीज़। तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, बार बार इनको प्रैक्टिस करें। So let us discuss about the concept of green GNP and GNP deflator। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। यूजुअली जो हम लोग GNP कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो करंट प्राइसेस पर हो या कांस्टेंट प्राइसेस पर हो, उसमें जनरली दो चीज़ों को हम लोग नहीं लेते हैं, उसको एस्टिमेट नहीं करते हैं उसके अंदर। पहला है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन और दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है इसको समझने की। देखो, अगर जीएनपी जो है हमारा बढ़ रहा है और साथ में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो सोचिए कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो रही है। मतलब जीएनपी बढ़ा, जीएनपी में वृद्धि हुई और रियल जीएनपी बढ़ा, वास्तविकता में उत्पादन बढ़ा है, तो वो तो शो करेगा ना कि वेलफेयर लेवल बढ़ा है। लेकिन इन्वायरमेंट पोल्यूट होने की वजह से लोगों की लाइफ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का। तो क्या सच में ही हमारा वेलफेयर बढ़ा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। दूसरी बात साथ में ये भी है कि जीएनपी बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, लेकिन साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, एक्सेसिव कर दिया। एक्सेसिव का मतलब है कि हमने उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखा। हम उसको अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो भी तो मिसलीडिंग ही हुआ। बताइए, अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बच रहा है तो फिर उस जीडीपी या जीएनपी के बढ़ने का बेनिफिट क्या हुआ? क्योंकि हम आने वाले समय में उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं। उसको हम, जो हमारा जीएनपी ग्रोथ रेट है उसको हम नहीं बना रख सकते हैं, वो नहीं बना रहेगा उस लेवल पे। और साथ में ये भी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो अगर मान लो जीएनपी बढ़ भी रहा है, चाहे वो करंट प्राइसेस पे हो या कांस्टेंट प्राइसेस पे हो, किसी भी प्राइस पे हो, लेकिन अगर इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेसिव हो रहा है, जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो उससे कोई वेलफेयर नहीं बढ़ रही है, बल्कि उसका नुकसान हो रहा है। उससे सोशल वेलफेयर कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ह्यूमन लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस चीज़ से नुकसान हो रहा है बल्कि, और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब है कि जब जीएनपी को हम कैलकुलेट करते हैं, टू पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए उनको भी साथ में लेते हैं, मतलब उनका भी कैलकुलेशन किया जाता है। क्या चीज़ की जाती है? नंबर वन इज कॉस्ट इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। एनवायरमेंट पोल्यूशन की जो कॉस्ट है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। और दूसरी कौन सी कॉस्ट को लेते हैं? कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इस दो तरह की कॉस्ट को हम इसमें शामिल करते हैं जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको हम कहते हैं ग्रीन जीएनपी। तो एक बार फिर से मैं इसको आपको रिकैप कर रहा हूँ। ग्रीन जीएनपी का मतलब है जब हम जीएनपी का कैलकुलेशन करते हैं इन टू पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए। और ये टू पैरामीटर्स क्या क्या हैं? कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरा है कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब इन दो तरह की कॉस्ट को कंसीडर करते हुए हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रीन जीएनपी। एंड द लास्ट पॉइंट इज जीएनपी डिफ्लेटर हम कैसे निकालते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी
जीडीपी डिफ्लेटर को जैसे निकालते हैं वैसे ही जीएनपी डिफ्लेटर निकलता है। सो कैसे निकालेंगे जीएनपी डिफ्लेटर फॉर करंट ईयर? निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला इज नॉमिनल जीएनपी फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई रियल जीएनपी फॉर करंट ईयर। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है जीएनपी डिफ्लेटर फॉर द करंट ईयर निकालने के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। चाहे नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, क्या हम रियल जीडीपी को वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, और नहीं मान सकते हैं तो क्यों नहीं मान सकते हैं, उसका लिमिटेशंस भी हमने इसमें डिस्कस किया है। So dear students, if you find this content, this video meaningful to you, helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.